सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस निबंध को आरंभ करने से पहले मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी हमें आजकल हो रही घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आजकल हमारा समाज कितना बदल गया है। आजकल हर दिन हमें चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी या भ्रष्टाचार के समाचार देखने सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसी समाचार मिलने के बावजूद भी जो लेखक है वह निराश नहीं है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से वह अपने आप को निराश नहीं मानता। तो देरी न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि उनका मन जो है कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी वह समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें उनको ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं। अच्छे समाचार उसमें बिल्कुल भी नहीं होते। आरोप प्रत्यारोप अर्थात एक दूसरे पर आरोप लगाने का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हम पहले की भांति किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर है हम उनके अंदर उतने ही दोष दिखाते हैं और यही कहते हैं कि क्या पता वह बहुत दोषी हो जिसके कारण वह इतने ऊंचे पद पर बैठा है या विराजमान है। अगला अनुच्छेद। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इस अनुच्छेद में द्विवेदी जी यह कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार लेखक से अर्थात द्विवेदी जी से कहा था कि इस समय संसार में जो कोई काम नहीं करता वही सुखी है। उदाहरण स्वरूप हमारे नेतागण कोई काम करते नहीं है, फिर भी कितने मौज मस्ती करते हैं। जनता के जो पैसे हैं टैक्स के, कर के, उनके पैसे से वो ऐश करते हैं और जनता बेचारी भूखी मरती रहती है। जो कुछ करेगा, अगर कोई अच्छा काम करने का प्रयास भी करता है तो लोग उसके अंदर दोष खोजने लगते हैं, कमी ढूंढने लगते हैं और उसने अपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए हैं उनको लोग भुला देते हैं और उनके अंदर जो दोष है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि कोई अगर अच्छा काम करना भी चाहे तो वह उसके पहले 1000 बार सोचेगा। लेखक यह भी कह रहा है कि दोष हम सब में होते हैं, दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। कारण यही है कि हम आदमी के दोषों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, जिसके कारण वह दोषी ज़्यादा दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी स्थिति है हमारे देश में तो सच में यह बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, सोचने का समय है।
कि कैसे हम ऐसी स्थिति से उबर कर आगे की तरफ बढ़ सके। अगला अनुच्छेद, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। इस अनुच्छेद में लेखक यह कह रहे हैं कि क्या यह भारतवर्ष वही है जिसका सपना महान बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था। आज़ादी से पहले इन दो नायकों ने एक भारत का सपना देखा था जो खुशहाल हो, जो आज़ाद हो, जो स्वतंत्र हो और जो समृद्ध हो। क्या ये भारत वही है जिस भारत में आजकल हम आए दिन चोरी, डकैती, लूट की घटनाएं सुनते रहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गह्वर में डूब गया? हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता के नायक रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो भारत है वह अतीत अर्थात बीते हुए दिनों के किस गड्ढे में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? लेखक यह कहना चाहता है जिस भूमि पर आर्य थे, द्रविड़ परिवार के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान रहते हैं, यूरोपीय लोग रहते हैं और भारतीय आदर्शों की यह मिलन भूमि है, अर्थात इस भूमि पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही जैसे समुद्र में सारे जानवर, सारे जीव मिलजुल कर रहते हैं या बहुत सारे जीव रहते हैं, क्या वह समुद्र सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों का सपनों का भारत है यह और हमेशा रहेगा। लेखक का मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि यह सच है। उसे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी भी अच्छे लोग हैं। उसके नज़र में यह देश महान ऋषि मुनियों का है, उनके सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।